जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर संस्कृत धारा 2.0। आज आपका एक नया प्रकरण है, संधि प्रकरण, और उस प्रकरण में एक संधि का नाम है चर्तो संधि। यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है और चर्तो संधि का सूत्र है खरि च। सूत्र क्या है? खरि च। सबसे पहले सूत्रों की व्याख्या देखते हैं। खर क्या है? एक प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? कौन कौन से वर्ण आते हैं? आप देखेंगे ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। एक सूत्र ये हो गया। फिर क, प, य, फिर श, स, स, र। इस खफ छठठ चरतों के ख से लेकर के शशर के र तक क्या बनता है? ये खर प्रत्याहार। तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, श। ठीक है ना? ये हो गया आपका खर प्रत्याहार। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, स। अर्थात आप देखेंगे कि हर वर्ग का ये कौन सा अक्षर है? पहला अक्षर हो गया। और ये वाला कौन सा अक्षर है? दूसरा अक्षर। और ये ऊष्म व्यंजन है, तीनों सा आ जाते हैं। ये रहा आपका खर प्रत्याहार, खरिच सूत्र। ठीक, इसमें सूत्र का पूरा अर्थ ऊपर से लेंगे। एक शब्द है झलाम, ठीक है। दूसरा शब्द है चर। तो पाणिनि ने जैसा कि अपने व्याकरण में जिस भी प्रत्याहार का नाम या सूत्रों में जिस सूत्र में जिस भी प्रत्याहार का नाम एक बार ले लिया, उसको उसके बाद वाले सूत्रों में उस प्रत्याहार का नाम नहीं लेते हैं। वह क्या होता है? अनुवृत्ति होती है। इसमें दो शब्दों की अनुवृत्ति हुई है, झलाम और चर की। केवल यहाँ खरिच दिया गया है। ठीक है ना? तो अब सूत्र का पूरा अर्थ देखिए। मिटा दे इसको। सूत्र का पूरा अर्थ देखिए व्याख्यात्मक रूप में। झलाम, ठीक, आपका एक कालम ये हो गया। आदेश क्या होता है? चर आदेश होता है। एक कालम ये हो गया। और निमित्त क्या है? खर। ठीक है। अब इसके बारे में आप ध्यान से देखिए। झल एक प्रत्याहार है। पिछली संधियों में आपने पढ़ा होगा कि झल क्या है? प्रत्याहार है। ठीक है। झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? झ, भ, घ, ढ, ध। ठीक। ज, ब, ग, ड, द। फिर ख, फ, छ, ठ, थ। ठीक है। फिर च, ट, त, क, प। और क्या बचा? श, श, स और ह। झभय के झ से लेकर के हल के ल तक जो प्रत्याहार होता है वह झल प्रत्याहार होता है। ठीक। झल प्रत्याहार के वर्णों को आप देख लीजिए। इसके बाद चर प्रत्याहार है। चर में क्या आएगा? खफ छठथ चटतौ सूत्र है ना। तो खफ छठथ चटतौ में जो च है, उस च से लेकर के आगे क्या सूत्र है? कपय, फिर शखसर। ठीक है। से फिर से देख लीजिए। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, फिर स। ये हुआ कि नहीं? अब खफ छठथ को छोड़ दीजिए। प्रत्याहार कहीं से भी बन सकता है, पहले बताया जा चुका है। तो खफ छठथ को छोड़ने के बाद क्या बच रहा है? च को पकड़ लीजिए, फिर रा को पकड़ लीजिए। ये बन गया आपका चर प्रत्याहार। अब इस प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? देखिए, च, ट, त, क, प। इसके बाद श, स। ठीक है। इसको यहाँ लिख लीजिए। च,
ट त क प श फिर हो गया ना। ये है आपका आदेश। अभी प्रत्याहारों को समझिए, जब संधि बढ़िया समझाएंगे तो इसको अभी बदलना होगा, क्रमवार कर देंगे, ठीक है। प्रत्याहार में कितने वर्ण, कौन कौन से वर्ण आते हैं, पहले इसको देख लीजिए। खर में क्या आएगा, खर में देखिए यही 3 सूत्र आ गए खर में भी, ठीक है ना। ख छठत के ख से लेकर के और सखसर के र तक, ये हो गया आपका खर प्रत्याहार, ठीक। अब खर प्रत्याहार को देख लीजिए, ख फ छ ठ थ च ट त फिर क प श और सारे प्रत्याहारों को समझ लीजिए। खर प्रत्याहार में फिर देख लीजिए इसको, खर प्रत्याहार में देखिए पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, ये रहे आपके दूसरे अक्षर, यहाँ से शुरू होता है पहला अक्षर, तो इसे आप इसको लिख लीजिए पहला अक्षर दूसरा अक्षर, ठीक। और तीनों सा लिख लीजिए, स स, ठीक। ये क्या है, पहला अक्षर है और स ठीक। झल क्या है, ध्यान से देखिए, पहला अक्षर दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर चौथा अक्षर, तो ऐसे आप लिख लीजिए पहला अक्षर दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर चौथा अक्षर। फिर ऊष्म लिख लीजिए, काम चल जाएगा। ये हो गया कि नहीं, ऊष्म लिख लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऊष्म, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा और स हो जाएगा। आदेश किसके आने पर, 1 2 और स के आने पर, ठीक है ना। अब इसको क्रमवार कर लीजिए, जैसे हिंदी मीडियम से सारे वर्णों को बैठा लीजिए, ठीक है, बैठा देना। पहला क्या होगा, क, पहला अक्षर है ना, पहले वर्ग का पहला अक्षर क ख ग घ, ठीक। फिर च, बोलते रहिए, छ ज झ, समझ में आ रहा है ना। फिर क्या होगा, च के बाद कौन सा वर्ग आएगा, ट ठ ड ढ, फिर त थ द ध, ठीक। फिर प फ ब भ, फिर क्या बच रहा है, श स और ह, ठीक है। अब आदेश को भी इसी क्रम में लगा लीजिए। आदेश को लगाने के लिए सबसे पहले क्रम जान लेंगे कि किस क्रम पर कौन आएगा। क ख ग घ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। अब कंठ उच्चारण स्थान वाले वर्णों की जगह पर कौन सा आदेश होगा, ऐसा आदेश होगा जिसका उच्चारण स्थान कंठ हो। तो जो चर प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है च ट त क प स, इसमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कंठ है, बताइए। क एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कंठ, मतलब क ख ग घ के रूप में अगर कोई आदेश आएगा तो क ही आएगा, ठीक है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्णी स्वर जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है वो सवर्णी होता है। उसी तरह से च छ ज झ के लिए कौन सा आदेश होगा, च हो जाएगा, ठीक है ना। ट ठ ड ढ के लिए कौन सा आदेश होगा, ट हो जाएगा, ठीक है। त थ द ध के लिए त हो जाएगा, प फ ब भ के लिए प हो जाएगा, और स ह जहाँ तक बात आती है इसके लिए स ही आदेश होगा। इसमें एक प्रश्न जो बनेगा उसको हम बाद में भी बता दे रहे हैं। और खर प्रत्याहार का आप
क्रम न निर्धारित करें तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आ जाए। यह जरूरी नहीं कि क ख ग घ के बाद क ख ही आवे, ये बाध्यता नहीं है। क ख ग घ के बाद खर में से कोई भी वर्ण आ जाए तो इस झल को चर आदेश हो जाता है। यह संधि यही कहती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। सद धन कार, ठीक है। सद में पदांत में क्या है? द है। द देखिए किस वर्ग से आया है? झल प्रत्याहार से, है ना। झल में से द देखिए त थ द है ना, यहाँ ये द आ गया यहाँ। अब ये कह रहा है कि अगर झल वर्ण के बाद खर वर्ण आ जाए, खर प्रत्याहार का वर्ण आ जाए, मतलब क ख च छ ट ठ त थ प फ और स श में से कोई आ जाए, ठीक है ना, तो इसमें आगे कौन आया है? क आया है। का भी ऐसे ही लिख लीजिए। द के बाद क आया है, मतलब झल के बाद चर आया है, खर आया है, ठीक है। तो होगा क्या आदेश? आदेश क्या होगा? चर आदेश हो जाएगा। किसको? झल को। मतलब जो इस वर्ग से आएगा क ख ग घ, इन जो पहले दूसरे तीसरे चौथे हर वर्ग के इन वर्णों के बाद और स श श के बाद कोई भी पहला दूसरा अक्षर या स श श आ जाए तो इस झल को चर, मतलब हर वर्ग का पहला अक्षर हो जाए। यही तो हो रहा है ना, हर वर्ग का पहला अक्षर हो जाए। तो द जो है च वर्ग का है, नहीं सॉरी, त वर्ग का है। द किस वर्ग का है? त वर्ग का है। अब इस त वर्ग में चर आदेश कौन सा होगा? त हो जाएगा, यही होगा ना। तो बनेगा क्या? सत हो जाएगा। सत धन, इसमें मिला दीजिए, कार है, पूरा क्या हो जाएगा? सत्कार है। वैसे इसमें एक संधि और आई है, पीछे बताया गया है, जस्तो संधि। ये त ही था, मूल में क्या था? सत धन कार ही था, ठीक है ना। जस्तो संधि आप याद करिए, झलांग जसवंते, वो कहता है ना झलांग जस, झल के बाद जस हो जाए तो झल प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं है? और सामने उसके कोई कंडीशन नहीं थी, चाहे स्वर आए, चाहे व्यंजन आए, चाहे कोई भी वर्ण न आए, तब भी झल को जस हो रहा था। तो झल का है कि नहीं? झल प्रत्याहार का त है। अब इस झल प्रत्याहार के त के बाद का आया वो अलग बात है, लेकिन कंडीशन नहीं थी, आए न आए, स्वर आए, व्यंजन आए, कुछ भी आए, तो इस ता को क्या हो गया? द कर दिया इसने। किसने? जस्तो संधि ने, ठीक है ना। अब जब ये ता को द हो गया तो फिर आ गया खरिच। खरिच सूत्र ने कहा कि भाई देखिए, आपका अधिकार हरदम नहीं चलेगा। आप झल को जस कर देंगे, लेकिन हर जगह कर देंगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कहाँ नहीं कर पाएंगे? जब झल के बाद खर वर्ग का आएगा, खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आएगा, तब आप झल को जस नहीं कर पाएंगे, वह चर में बदल जाएगा, ठीक है ना, हर वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। तो जैसे इसने त को द किया तो फिर खरिच आया, ठीक है ना। उसने कहा कि भाई इसके बाद क्या है? खर प्रत्याहार का वर्ण है क, ठीक। चूंकि ये खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए हम इस झल को चर आदेश कर देंगे। चर आदेश कौन होगा? जो स्थानीय होगा और जो सवर्णी होगा। किस मायने में? उच्चारण स्थान के मायने में या अभ्यंतर प्रयत्न के मायने में, ठीक। तो उच्चारण स्थान के मायने में क ख ग घ का उच्चारण सवर्णी क्या है? क है। इस और त थ द ध का सवर्णी क्या है? त है। यहाँ द है, इसका सवर्णी त हो जाएगा और बनेगा हमारा रूप सत्कार, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए। दिग्पाल है, ठीक है। ग कहाँ से आया है? झल प्रत्याहार से। क ख ग तीसरा वर्ण है, ठीक।
इस झल के बाद किस प्रत्याहार का वर्ण आया है? खर प्रत्याहार का वर्ण आया है, प। तो होगा क्या? गा को क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, मतलब चर हो जाएगा, चर आदेश हो जाएगा। ठीक, तो चूंकि क ख ग घ का सवर्णीय स्थानीय क्या है? आदेश क्या है? क है, इसलिए गा की जगह पर क हो जाएगा और बनेगा दिक धन पालह। इसको मिला देंगे तो बनेगा दिक्पालह। यहां भी जस्ट संधि आई थी। ये दिक जो है एक शब्द है, दिक माने क्या होता है? दिशा। दिक दिशा दिशा ऐसे रूप चलता है, और दिक माने होता है दिशा। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए पद भी हुआ, इसलिए पदांत जस्ट संधियां आई। इसने का को क्या कर दिया? ग कर दिया। ठीक है ना। लेकिन इसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण था, इसलिए खरिच सूत्र से फिर ग को क्या हो गया? क हो गया, बना दिक्पाल है। आ गया कि नहीं? आप नीचे देखेंगे इसमें स श श है। एक शंका आपको उठ सकती है, क्योंकि स श श को स श श ही आदेश, जैसे अगर इधर श है और इसके बाद श आ जाए तो इसको श आदेश ही होगा। ठीक है ना। तो शंका ये उठेगी कि फिर ये सूत्र क्यों बनाया गया, झल क्यों बनाया गया, खर क्यों बनाया गया। ठीक है। इस स को श ही आदेश होता है। इसका एक उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे शब्द है निश्चय है, ठीक है, इसका बनेगा निस धन चय। इसमें इस चुतो संधि हो जाएगी। स को क्या आदेश हो गया? श आदेश हो गया, बना क्या? निश्चय है। तो यहाँ तो इस चुतो संधि हो जा रही है। लेकिन इस निश्चय शब्द में क्या खरिचा से नहीं आ रहा है? आ रहा है। देखिए यहाँ स स स है कि नहीं, तो फिर बनेगा निस धन चय। और ये च जो है खर प्रत्याहार का है कि नहीं? च खर का है और श झल का है। ठीक, अब इस झल को भी क्या आदेश होगा? चर आदेश होगा। होगा कि नहीं? तो चर में भी देखिए स स स है। अब इस स के जगह कौन आदेश होगा? स आदेश होगा। तो फिर जरूरत क्या है? अगर आप यही कह देते कि झल की जगह, भाई देखिए स स स की यहाँ जरूरत, जब हमने कह दिया स स स को स स स ही आदेश होगा, हा की जरूरत है ही नहीं, तो बचा क्या? कपय तक बचा ना। अगर ये प्रत्याहार हो जाता झय, ठीक है ना, झभय घड़धस जब गड़दस खप छठर चरतो कपय, यहाँ तक हो जाता। उसके बाद ससर हल है, इसकी जरूरत है ही नहीं। और फिर यहाँ भी स काट दीजिए यहाँ, तो बचेगा क्या? खाए खप छठर चरतो कपाए। ये अगर हो जाता तब भी काम चल जाता, खरीचा का काम पूरा चल जाता। लेकिन चूंकि पाणिनि है, सूत्रों के आधार पर व्याकरण बनाए हैं, और सूत्र इसीलिए रचित किए हैं कि पूरा इतना बड़ा व्याकरण छोटे में आ जाए। ठीक है ना। चूँकि पाणिनि ने झल प्रत्याहार पहले बना दिया है, झलांग जसवंते झलांग जस झस में झल प्रत्याहार की रचना उन्होंने कर दी है। अब चर तो संधि के लिए एक झय प्रत्याहार बनाना उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों? बढ़ जाता वो। ठीक है, सूत्र का मतलब ही होता है छोटा कर देना। ठीक, किसी बड़ी बात को छोटे में रख देना। अक्षय प्रत्याहार अलग से बनाते तो भी काम बढ़ जाता। क्योंकि झल प्रत्याहार बनाने से कोई नुकसान नहीं है, यहाँ कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ, स को स ही आदेश हो गया। ठीक, और यह इस स को स जो आदेश हुआ तालव्य, ये इष्टुत संधि तो कर ही रही है। अगर इसमें रह भी जाए स स स और खर में स स स रह भी जाए तब भी कोई संधि का नुकसान नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ झल रख दिया गया, यहाँ खर रख दिया गया, और ये दोनों चीज़ें कहाँ से आ गई? अनुवृत्ति से आ गई। ठीक, खर केवल एक प्रत्याहार इनको बनाना पड़ा, बाकी चर भी अनुवृत्ति से है पिछले सूत्रों से, और झल भी पिछले सूत्र से ही लिया गया, इसलिए इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो आज आपको चर तो संधि बताई गई, और यह संधि आपको उम्मीद है कि समझ में आई होगी। साथ ही साथ हमारा वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और
वीडियो को आप प्रोत्साहन करें। तब तक के लिए शुभ संध्या, नमस्कार, जय तु संस्कृतम।